अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पैराग्राफ राइटिंग के स्टेप्स किए थे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? अगर हम कॉम्प्रीहेंशन को देखें तो ये कॉम्प्रीहेंड से निकला है, ये वर्ड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना, उसका आइडिया लेना, यानी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसके अंदर से आप मेन आइडिया लें और जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स दें। ये आप लोगों ने 8th में भी किया होगा और उससे आप मैट्रिक में भी और एफएससी में भी आपको कॉम्प्रीहेंशन आपने की होगी। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है, पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसको आपने रीड करना है और आपने उसको फिर उसके क्वेश्चंस के जो आपने आंसर्स हैं वो देने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में आप एक पेज पे आप एक पैसेज पढ़ते हैं और उस पैसेज में आप जो मेन आइडिया है वो ले लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसमें इस चीज़ के बारे में बात की गई है। वो कोई सोसाइटी हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई भी आइडिया हो सकता है। आप जब उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं और उसको आप कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, यानी कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए उसको बाद में क्वेश्चन में पुट करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, तो आपने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, तो अब जब आप उसको क्वेश्चन में जब आपने कहा कि मैम हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे या हम इसको असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, तो आपने सबसे पहले उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, उसको आपने कॉम्प्रीहेंड किया, यानी कि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ली। फिर आपने उसको देखा कि हमें कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपने जैसे नाउन लिखा, उसकी डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद आपने उसकी काइंड्स लिखी और प्रॉपरली आपने उसको राइट किया। तो ये सब चीज़ें जो है ये कॉम्प्रीहेंड में आती हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में आती हैं, दैट हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। यानी कि आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसको आपने अपने आंसर के अकॉर्डिंग लिखना है, ये सब चीज़ें आपकी कॉम्प्रीहेंशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग को शो करती हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको 10 मार्क्स के लिए लिखें, या फिर वही सेम क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स के लिए कहा जाएगा, तो आप उसको उसकी नीड के मुताबिक क्वेश्चन की लिखेंगे, यानी कि उस आंसर को आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उसकी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि सबसे पहले जो आपको पैसेज दिया गया है उसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, मेन आइडिया आपने अंडरलाइन करना है, एंड देन यू विल राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। यू कैन हाईलाइट द मेन आइडिया एज वेल, यानी कि आपने अगर एक पैसेज पढ़ा और आपको लगता है कि इस पैसेज के अंदर रिलीजन की बात की गई है, आप उसके अंदर मुख्तलिफ रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें या अपने माइंड में एक आइडिया रख लें कि ये जो टॉपिक है इसका टाइटल ये बनेगा, तो इसको आप कॉम्प्रीहेंशन कहेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दैट व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द टिप्स टू बी फॉलोड टू अटेम्प्ट an effective comprehension, means ke how you can write properly the answers of the questions after reading the passage. So comprehensions means, or comprehension comes from the Latin term comprehensionem, which means seizing. ठीक है, सीजिंग का मतलब आपने क्या मतलब होता है? मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ लेना, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग। तो इसका कॉम्प्रीहेंशन का मतलब वैसे तो होता है सीजिंग, यानी किसी चीज़ का होल्ड रखना। अब आपको खुद ही इससे आइडिया हो रहा होगा कि कॉम्प्रीहेंशन में भी तो हम यही करते हैं ना, कि हम उसका मेन आइडिया जो है वो समझते हैं कि पैराग्राफ किसके बारे में है और उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या किसी चीज़ को होल्ड रखना, बात तो सेम आ जाती है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या किसी चीज़ को होल्ड करना
या किसी चीज़ पे अपनी ग्रिप करना। तो ये जो टर्म है, लैटिन टर्म है, कॉम्प्रीहेंशन नेम से ये निकला है। ये वर्ड कॉम्प्रीहेंशन, इनफैक्ट ये लैटिन वर्ड था कॉम्प्रीहेंशन नेम, और इसी से ही कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इंग्लिश वर्ड जो है वो निकाला गया, जिसका मतलब था टू टेक होल्ड, टू सीज। तो आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट की कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, व्हेन यू हैव कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ सब्जेक्ट, यू हैव सीज्ड इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू योर ओन नॉलेज। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं, होल्ड करते हैं, और फिर आप उसको अपने नॉलेज के मुताबिक उसको आप सॉल्व करते हैं या बनाते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं। यानी अगर आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसमें से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, ये जब हम यूनिवर्सिटी ओपन भी होगी तब भी मैं आपसे कॉम्प्रीहेंशन की कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। अभी भी मैं आपको कुछ लिंक्स शेयर करूंगी जहाँ से आप कॉम्प्रीहेंशन जो है वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। यू विल रीड अ पैसेज एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज। अब क्वेश्चन ये आप मुझसे कर सकते हैं कि मैम हम उसके आंसर्स अपनी वर्डिंग में लिखेंगे या हम सेम टू सेम पैसेज से उठाएंगे। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी वर्डिंग में आंसर लिखेंगे, और वो टेंस जो कि उस पैराग्राफ में दिया गया होगा, आप स्टूडेंट्स उसी टेंस को यूज़ करेंगे। यानी कि ज़्यादा तो पैराग्राफ्स आप देखते होंगे पास्ट टेंस में होते हैं कि ये हुआ था तो ऐसे हुआ था, तो उसी टेंस को ही आप फॉलो करेंगे। या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही बताएंगे कि अगर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल हैं घर पे जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, तो अगर आपके पास वो पहले से बुक्स घर पे हैं तो वो आप एक जो है वो कोई भी एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल सेंड मी। तो नेक्स्ट चलते हैं। एनी काइंड ऑफ मेंटल ग्रेस्पिंग ऑफ एन आइडिया और अ सब्जेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कि कोई भी आइडिया को ग्रेस्प करना, कोई भी सब्जेक्ट, उसको हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो उसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो यू माइट अटेम्प्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ क्यूरियस सिचुएशन लाइक द फैक्ट दैट, यहाँ तक कर ले दिस इज़ इनफ। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं, आप उसके बारे में एक अपना आइडिया लगा देते हैं। जैसे अगर क्लास में एक स्टूडेंट को अगर एक पैसेज दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें, तो हर स्टूडेंट का अपना एक डिफरेंट आंसर होता है अपनी वर्डिंग में। वो क्या होता है, क्योंकि वो उसको अपने तरीके से कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अपने तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यही बेसिक चीज़ होती है जो कि कॉम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट्स को करवाई जाती है, और ये रीडिंग स्किल में आती है। वैसे तो आपकी 4 स्किल्स हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग के अंदर ही कॉम्प्रीहेंशन आती है कि जब आप एक पैसेज को पढ़ते हैं और आप उसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आप लोग जो इंग्लिश की आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अंदर आपके डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में आपका एक था लेसन था बटन बटन, आपको अगर याद है तो उसके अंदर आपने उसका पूरी पहले आपने उसकी टेक्स्ट पढ़ी थी और एंड पे फिर उसके क्वेश्चंस थे जो कि आपने सॉल्व किए थे, उसको कॉम्प्रीहेंशन ही कहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो एक एबिलिटी है, सबसे पहले क्या, टेक्स्ट को प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना इसके मीनिंग्स को, एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। और रीडर जो पहले जानता है उसके साथ, उस पहले जो आप जानते हैं उसके साथ जो नया आप सीख रहे हैं उसको आपस में मिला देना। तो इसके लिए कुछ ख़ास किस्म की फंडामेंटल बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं। सबसे पहले क्या है, नंबर 1, नोइंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। फंडामेंटल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एफिशिएंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से इसलिए आपको ये लाइन मैंने पढ़ दी है कि इसके लिए कुछ ख़ास किस्म के स्किल्स हैं। उसमें नंबर 1 क्या है, नोइंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। आपको उन वर्ड्स का मीनिंग जानना है। यानी कि सबसे पहले आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी से फाइंड आउट करेंगे। देन यू विल हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट। आप उसको देखेंगे कि लिटरेचर के लिहाज से इसका क्या मतलब है। देन आप एबिलिटी टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज, आपने उस पैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, यानी उसके बारे में आपने आइडिया लेना है कि ये किस चीज़ के बारे में है।
किस टॉपिक के बारे में है, किस आइडिया के बारे में है, वो आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे, वो आप अंदाज़ा लगाएंगे। देन टू आइडेंटिफाई एंटीसेंडेंट्स, एंटीसेंडेंट्स का मतलब होता है उसका बैकग्राउंड। रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस, उसके अंदर जो रेफरेंसेस दिए गए हैं या उसके अंदर कोई बैकग्राउंड दिया गया है, आप उसको देखेंगे। एबिलिटी टू ड्रॉ इंटरफेरेंस, एबिलिटी टू ड्रॉ inference from a passage about its contents, ability to identify the main thought of the passage, ये सब के सब आपने देखेंगे कि उस पैसेज के अंदर सबसे पहले उसके कंटेंट्स क्या हैं, आपने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंटेंट्स यानी कि उसका मफ़हूम क्या है, उसके बाद आपने उसकी मेन थॉट देखनी है कि उसका मेन आइडिया क्या है। फिर आप इस ये सब चीज़ें करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस आंसर्ड इन अ पैसेज, के वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि ऑलरेडी उस पैसेज में हैं उनको फाइंड आउट करने के आप काबिल हो जाएं। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लिटरेरी डिवाइसेस, उसके अंदर कोई लिटरेचर की ख़ास किस्म की डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, आप वो फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएं। लिटरेचर की डिवाइसेस जैसे सिमिलीज, मेटाफर्स का यूज़ है, या कुछ पैराडॉक्सेस हैं, पर्सोनिफिकेशन है, कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर यूज़ की गई है, या फिर प्रोपोजिशनल स्ट्रक्चर, या फिर उसमें ख़ास किस्म का आपको लगता है कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है, ये सब चीज़ें आप इस काबिल हो जाएं कि आप वो समझ जाएं, तो आप कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉम्प्रीहेंशन की डेफिनेशन की। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है सीजिंग, ये लैटिन वर्ड कॉम्प्रीहेंशन हमसे निकला है। मीन्स कि आपने how you seize information, how you comprehend knowledge, how you get knowledge, how you take knowledge, ये सब कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं। देन हमने सब पढ़ा कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कि टेक्स्ट को प्रोसेस कैसे किया जाए, उसके मीनिंग को कैसे फाइंड आउट किया जाए, और जो रीडर पहले से जानता है उसको उसके साथ कैसे मिलाया जाए। इसके लिए कुछ ख़ास किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे नोइंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ability to understand meanings from a discourse context, ability to follow organization of the passage, to identify antecedents। इसमें इसको आप पॉइंट्स बना लें 1 2 3 4 5 6, इससे आपको याद भी रहेगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, देन हमने इसके लिए जो फंडामेंटल स्किल्स हैं वो हमने कर ली। देन नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे और आप टाइप्स ऑफ रीडिंग में देखेंगे नंबर 3 लिखा हुआ होगा। टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें वाई डू वी रीड, देयर आर सम रीजन्स फॉर रीडिंग, 2 रीजन्स फॉर रीडिंग। नंबर 1, रीडिंग फॉर प्लेजर। आप कभी कभी कोई स्टोरी पढ़ते हैं और वो अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग फॉर प्लेजर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन के लिए भी तो पढ़ते हैं, जैसे आप अपनी बुक निकालते हैं और अपनी असाइनमेंट बनाते हैं, तो वो रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन होता है। तो रीडिंग की 2 टाइप्स हैं, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। आगे आ जाते हैं रीडिंग में कुछ ख़ास किस्म की रीडिंग की टाइप्स, जिसमें साइलेंट रीडिंग आती है, लाउड रीडिंग आती है, इसके अलावा इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग आती है। लाउड रीडिंग क्या होती है, क्लास में टीचर जब आपको कहती हैं कि किसी स्टूडेंट से कहती हैं कि रीड दिस पैसेज लाउडली, और एक बच्चा खड़े होकर उसकी लाउड रीडिंग करता है और साथ ही उसकी ट्रांसलेशन करवा दी जाती है, तो उसको लाउड रीडिंग कहा जाता है। क्यों करवाई जाती है लाउड रीडिंग? ताकि क्लास में सब बच्चे जो हैं उनकी रीडिंग तो अच्छी हो ही जाए, रीडिंग स्किल, साथ ही वो सब बच्चे जो क्लास में हैं वो उसको केयरफुली सुने। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑरल और अलाउड रीडिंग। इसको आप ऑरल या अलाउड रीडिंग भी कह सकते हैं। लाउड रीडिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर स्टूडेंट हैव बीन गिवन सम ट्रेनिंग इन 2 months। अब इनका ये कहना है कि लाउड रीडिंग बच्चों को तब करवानी चाहिए जब बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, और वो तो आपको पता ही है कि रीडिंग तभी करवाई जाती है जब आपको हर किस्म के लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी वो आप जब पढ़ लेते हैं तो ही आपको रीडिंग करने के आप काबिल हो जाते हैं। और ऑन द पॉइंट्स कंसर्निंग प्रोनाउंसिएशन, बच्चों को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इंटोनेशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन कहा जाता है राइज एंड फॉल इन द साउंड्स, कि आप जब एक सेंटेंस बोलते हैं उसमें आप कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा जल्दी बोल देते हैं, कुछ आप ठहर ठहर के बोलते हैं, तो जो उतार चढ़ाव होता है उसको आप इंटोनेशन कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है ज़ोर डालना किसी बात पे। पिच का मतलब यही होता है। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। देन कम साइलेंट रीडिंग।
साइलेंट रीडिंग आप कोई बुक उठाते हैं और उसको पढ़ने बैठ जाते हैं और उसको रीड कर देते हैं अपनी प्लेजर के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उसको साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। ये भी क्लास में भी हो सकता है और घर पे भी हो सकता है कि अगर टीचर आपको क्लास में ही कहती हैं कि रीड दिस पैसेज केयरफुली और सब लोग इसको साइलेंटली रीड करें, तो उसको आप जब खुद बैठ के अपने ही साइलेंटली रीड करते हैं, अब वो ग्रुप में भी हो सकती है और ग्रुप के अलावा भी हो सकती है, उसको आप साइलेंट रीडिंग कहेंगे। साइलेंट रीडिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ रीडिंग एज द माइंड इज़ फुली एंगेज इन दिस एक्ट। इसमें चूँकि माइंड जो है वो फुली एंगेज्ड होता है, आप फुली एक्टिव होते हैं और आप सब जो भी आप पढ़े होते हैं उसकी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर रहे होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। और कॉम्प्रीहेंशन में लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे देखें कि अगर आपको टीचर क्लास में एक जो है वो टेक्स्ट जो है एक लेसन की पढ़ाती हैं लाउडली और फिर आपसे कहती हैं कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, वो तो लाउड रीडिंग हो गई। साथ ही अगर आपको टीचर कहती है कि ये एक पैसेज है या एक चैप्टर है, इसको आप पढ़ें साइलेंटली और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करें, तो वो साइलेंट रीडिंग हो जाती है। लाउड रीडिंग अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, साइलेंट रीडिंग अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो साइलेंट रीडिंग से बड़े अच्छे बच्चे जो है वो फुली एंगेज्ड होते हैं और वो बड़े केयरफुली उसको पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उनकी सारी एफर्ट अपनी ही उसके अंदर वो काउंट हो रही होती है। द चिल्ड्रन शुड बी इनिशिएटेड इनटू रीडिंग साइलेंटली एज सून एज दे हैव मास्टर्ड सम डिग्री ऑफ फ्लुएंसिंग ऑफ रीडिंग अलाउड। जब बच्चे लाउड रीडिंग कर लेंगे, लाउडली रीडिंग कर लेंगे, अलाउड रीडिंग करने के काबिल हो जाएंगे, उसके बाद ये स्टेप आता है साइलेंट रीडिंग का। क्योंकि लाउड रीडिंग करके बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो रीडिंग अच्छी, उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है और बड़ी अच्छी रीडिंग करने के काबिल हो जाते हैं, तो टीचर उनको फिर साइलेंट रीडिंग के लिए भी डिफरेंट किस्म के पैसेजेस देती हैं जिसको वो रीड करते हैं और जिसके बाद वो उसको सॉल्व करते हैं जिसके क्वेश्चंस को। मॉरिसन जो कि एक बहुत बड़ा राइटर, उसने कहा था कि लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग जो है वो साइलेंट रीडिंग को फॉलो करनी चाहिए, यानी कि बच्चे पहले लाउड रीडिंग करें उसके बाद फिर वो साइलेंट रीडिंग की तरफ जाएं। तो ये कुछ ख़ास किस्म के कमेंट्स होते हैं राइटर्स के, जिसको आप अपने एग्ज़ाम्स में कोट भी कर सकते हैं। इससे बड़े अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है जिससे तो ये आप इसमें से एक टॉपिक जो एक कोटेशन है या एक आप रेफरेंस है वो यहाँ पे दे सकते हैं। देन कम्स इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप मेन आइडिया लेने के लिए रीड करते हैं, जब आपने उसकी चीज़ की डिटेल्ड स्टडी करनी होती है कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर बात क्या की गई है। एक तो होता है ना कि आपने जस्ट पढ़ा और आपने आइडिया ले लिया, एक होता है कि आप जब डिटेल में उसके वर्ड्स, मीनिंग्स, हर चीज़ पढ़ते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। Intensive reading is a detailed study of prescribed text in order to train the students is an important aspect of language teaching. Language teaching में intensive reading का बहुत काम है। जब बच्चों को डिटेल्ड स्टडी करवाई जाती है, इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स के बारे में ट्रेन किया जाता है, तो उसके लिए जो डिटेल्ड स्टडी होती है, इंटेंसिव का मतलब होता है ना ज़्यादा शिद्दत से पढ़ना या केयरफुली पढ़ने के मायने में आप ले सकते हैं इंटेंसिव को। तो डिटेल्ड स्टडी का मतलब होता है इंटेंसिव रीडिंग। अकॉर्डिंग टू जेस्पर्सन क्या कहता है, टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद द टेक्स्ट, के बच्चों को टेक्स्ट के साथ ऑक्यूपाई बिजी रखने के लिए रिपीटेडली इन सच अ वे दैट दे डू नॉट लूज साइट इन द मीनिंग, कि वो मीनिंग से अपना जो है वो अपनी नज़र ना हटा पाएँ, so that they may thus become so familiar with it as at last that they know it almost or entirely by heart, के बच्चों को इतना ज़्यादा जो है वो इंटेंसिव रीडिंग के लिए इतना ज़्यादा बच्चों को बार बार रिपीटेडली ये चीज़ करवाई जाती है कि एक तो वो नज़र ना हटा पाएँ मीनिंग से, सो दैट दे में दस बिकम सो फैमिलियर, ताकि वो इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाए, यानी कि उन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से, उन सेंटेंसेस को या उस इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छी तरह से याद कर लें, और बल्कि एंटायरली बाय हार्ट, बल्कि उसको वो ज़बानी भी याद कर लें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, इंटेंसिव रीडिंग में आती हैं। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट को डिटेल्ड पढ़ना, डिटेल एनालिसिस करना, विदाउट हैविंग बीन डायरेक्टली रिक्वायर्ड टू कमिट इन टू मेमरी,
कि आप डायरेक्ट इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप इसको अपनी मेमोरी में रखें, बट लेकिन आप इसको याद कर लें और इसको आप अच्छी तरह से उसकी डिटेल रीडिंग करें कि आपको वो सब चीज़ें याद हो जाए, यानी कि वो आपका पार्ट बन जाए। आप इतना ज़्यादा उसके बारे में स्टडी करें तो उसको आप इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। टीचर को इसके लिए केयरफुली प्लान करना पड़ता है, ख़ास किस्म के उसको एक टॉपिक्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ख़ास किस्म के उसके लिए उसको पैसेजेस डिज़ाइन करने पड़ते हैं ताकि बच्चे जो हैं उसके ऊपर अपना केयरफुली जो है वो उसको पढ़ सकें, और टीचर उसके लिए ख़ास किस्म का रोल प्ले करता है। टीचर्स नीड्स टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल नॉट ओनली एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। तो टीचर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कि बच्चों को वो इस काबिल बना दे कि वो इंटेंसिव रीडिंग की अपने अंदर हैबिट जो है वो डेवलप कर लें। तो इंटेंसिव रीडिंग जो है, रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि शॉर्टर टेक्स्ट को पढ़ना ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ये मतलब किसी चीज़ को इंटेंसिवली पढ़ना कि उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है कि डिटेल स्टडी करना ताकि उसका इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स बन जाए। इसी के ऑपोजिट आती है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को साइलेंटली पढ़ना लेकिन तेज़ी से पढ़ना। स्टूडेंट्स, इंटेंसिव जो होता है वो तो आप डिटेल पढ़ते हैं ना, कि आप आराम से बैठ के डिटेल्ड स्टडी करते हैं, लेकिन जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जब आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए होता है ना मटेरियल या इंफॉर्मेशन या आइडिया, तो उसके लिए फिर आप एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उस पैसेज को और आप मेन आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे इस कॉलम से इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड मिल सकती है, अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसमें से मेन आइडिया ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आप पढ़ लेते हैं और मेन लाइंस आप अंडरलाइन करते जाते हैं। इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे कि मेन आइडिया लेना, क्विकली पढ़ना किसी चीज़ को। एक्सटेंसिव रीडिंग टू रीड साइलेंटली एंड क्विकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, कि क्विकली पढ़ना ताकि आप सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड कर सकें। अब इंटेंसिव रीडिंग में भी आपने मेन आइडिया लिया लेकिन आपने उसको आराम से डिटेल पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, लेकिन एक्सटेंसिव में आप क्विकली पढ़ते हैं एंड ड्राइव द मीनिंग एज होल विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। इसमें आपकी टीचर की हेल्प नहीं होती बल्कि आप खुद ही जो है ना मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं एंड एक्सपेंड पैसिव वोकेबलरी, और अपनी वोकेबलरी है आपकी जो पैसिव वोकेबलरी है, यानी कि एक तो होती है ना एक्टिव वोकेबलरी को आप यूज़ कर रहे होते हैं, एक आपकी पैसिव जो आके आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है, उसको जब आप ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि आप खुद चाहते हैं कि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाए, आपका नॉलेज अच्छा हो जाए, और आप उसके लिए ख़ुद कुछ पढ़ते हैं और क्विकली पढ़ते हैं, और मेन चीज़ें आप जो मेन आइडिया लेते हैं कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सब की सब किस में आती है, एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। थॉमसन एंड वियट कहते हैं, थॉमसन एंड वियट बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, ये क्या कहते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ द कल्टिवेशन ऑफ टेस्ट फॉर रीडिंग। पर्पस क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग का, कि आपके अंदर कल्टिवेट करना, पैदा करना रीडिंग के लिए टेस्ट, एंड इट सीक्स बाय एनकरेजिंग द हैबिट ऑफ विजुअलाइजिंग व्हाट इज़ रेड टू मेक रीडिंग अ फॉर्म ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शन। और इसका पर्पस क्या होता है कि इनकरेज करना स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ें, बार बार विजुअलाइज करें, चीज़ों को देखें, डिफरेंट जगहों से इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करें और उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, कि वो उससे अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी जो है वो अपने आप के लिए नॉलेज जो है वो बढ़ाते चले जाएं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो शुड बी अंडरटेकन ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड एट लीस्ट अ वोकैबुलरी ऑफ 500 वर्ड्स। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बच्चों को एक्सटेंसिव रीडिंग तब करवानी चाहिए, यानी कि एक टीचर बच्चों को तब कहे कि घर से न्यूज़पेपर पढ़ के और आप इंफॉर्मेशन लेके आएँ जब बच्चे 500 वर्ड्स की वोकैबुलरी रखते हों, कि स्टूडेंट्स इस लेवल पे हों कि उनके पास इतनी वोकैबुलरी हो कि अगर वो नई वोकैबुलरी पढ़ें तो उसके साथ उसको मैच कर सकें या मिला सकें, तो तभी जो है ना। और इसके लिए बेस्ट जो टाइम होता है वो मिडल क्लासेस होती है, यानी कि बच्चों को मिडल क्लासेस से, यानी कि एक तो प्राइमरी सेक्शन होता है और एक फिर मिडल सेक्शन होता है, तो मिडल सेक्शन से बच्चों को 6, 7, 8 से टीचर एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए बच्चों को कह सकती हैं कि घर पे जाएं और उनको डेवलप कर सकती है उनके अंदर ये चीज़ कि वो
बच्चे जो हैं वो किस तरह से लॉन्गर टेक्स्ट को घर पे पढ़ सकते हैं और अपने लिए मीनिंग जो है, अपने लिए जो अंडरस्टैंडिंग है या अपने लिए जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनकी वोकैबरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में कंपैरिजन में आपको यहाँ पे 2-3 आप कंपैरिजन कर लेंगे। दीज आर मोर देन इनफ। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज के आस्पेक्ट पे के लिहाज से पढ़ना, और एक्सटेंसिव का मतलब होता है जब आप मेन आइडिया के लिए पढ़ते हैं। तो इट कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन द लैंग्वेज आस्पेक्ट, इट कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है किसी चीज़ का आइडिया लेना, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब आप पढ़ते हैं। और इंटेंसिव रीडिंग जब आप लैंग्वेज की कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उसको आप इंटेंसिव कहते हैं। और एक्सटेंसिव जब आप आइडिया लेने के लिए पढ़ते हैं। एम इज़ टू मेक अ केयरफुल एंड माइन्यूट स्टडी, जब आप केयरफुली डिटेल स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ रेड, जो आप पढ़ा जाता है उसकी जब डिटेल्ड कंप्लीट माइन्यूट स्टडी की जाती है वो इंटेंसिव में आती है। और एक्सटेंसिव में जब आप क्विकली पढ़ते हैं। द एम इज़ टू ग्रैस द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ रेड, कि जो पढ़ा गया है उसका बस मीनिंग पता चल जाए कि इसके अंदर क्या पढ़ा गया है, कि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, आपको ये पता हो कि मैंने ये भी आर्टिकल पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मुझे इस राइटर का भी पता है, मुझे इसका भी पता है। तो ये सब एक्सटेंसिव में आएगा। एंड इंटेंसिव का नंबर 3 देखिए, वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस आर स्टडीड इन डिटेल। इसके अंदर डिटेल में वर्ड हो जाएं, फ्रेजेस हो जाएं या एक्सप्रेशन, उनको डिटेल में पढ़ा जाता है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग पढ़ी जाती है। बट लेकिन एक्सटेंसिव में वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन आर नॉट स्टडीड इन डिटेल, इनको डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। इसके अलावा मैं सारे करवा देती हूँ आपको, इसमें से आपको जो ईजी लगते हैं वो आप 3-4 कर लेंगे। रीडिंग बाय द पीपल्स इज़ अलाउड एंड कंट्रोल बाय द टीचिंग। इसके अंदर रीडिंग बच्चे अलाउड करते हैं, लाउडली रीड करते हैं और टीचर कंट्रोल करती है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग आप घर बैठ के कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, आप कोई इंटरनेट से, गूगल से, ट्विटर पे कोई आप पढ़ना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो रीडिंग बाय द पीपल इज़ साइलेंट एंड इंडिपेंडेंट। रीडर इज़ इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल आज़ाद है, वो जहाँ से जो भी पढ़ना चाहता है। बट इंटेंसिव में टीचर का कंट्रोल होता है। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकरिंग इन द बुक्स, इसमें बच्चे नए वर्ड सीखते हैं, नए फ्रेजेस सीखते हैं। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकरिंग इन द बुक, इसके अंदर भी बच्चे न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीखते हैं, बट उसमें वो डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे, इसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं। पास इनटू द प्यूपल एक्टिव वोकैबरी, बच्चों के अंदर बड़ी एक्टिव वोकैबरी पास हो रही होती है, यानी कि बच्चे नई चीज़ सीखते हैं ना, क्योंकि टीचर का कंट्रोल होता है, वो नया सीख रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर पैसिव वोकैबलरी, यानी कि बच्चे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सीख रहे होते हैं और उनकी वोकैबलरी कोई ख़ास नहीं बढ़ रही होती। बट देखिए, आप एक पैराग्राफ अगर पढ़ रहे हैं या एक पैसेज पढ़ रहे हैं और आप टीचर आपको वो पढ़ा रही हैं, तो आप उसके अंदर एक एक मीनिंग को पढ़ रहे हैं और आप उसको याद कर रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन जब आप घर पे आके कोई एक पैसेज पढ़ते हैं और आप उसका मेन आइडिया ले रहे थे, तो आप जस्ट उसका मेन आइडिया ले रहे होते हैं, तो उसकी आपकी पैसिव वोकैबलरी जो है वो इन्हेंस होती है, यानी कि कोई ख़ास आपकी वोकैबलरी पे फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेकिन इंटेंसिव से आपकी वोकैबलरी पे फ़र्क पड़ता है। इट रिक्वायर्स इंटेंसिव टीचिंग, इसके लिए टीचिंग इंटेंसिव होनी चाहिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए टीचिंग रिक्वायर्ड नहीं है। जब आपने कुछ नया पढ़ना ही नहीं तो उसके लिए आपको टीचिंग की ज़रूरत नहीं, आपने जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं। बट इंटेंसिव रीडिंग के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर प्लेज एक्टिव रोल, टीचर्स रोल इज़ रिड्यूस्ड। टीचर एक जस्ट सुपरवाइज़र हो सकता है, मतलब टीचर एक टॉपिक बता सकता है कि आप ये पढ़ के आएँ, या एक रोल प्ले करता है एज अ सुपरवाइज़र, यानी कि सुपरवाइज़र मतलब उनको इंस्ट्रक्टर के तौर पर रोल प्ले करता है, उनको बता सकता है कि आप ये पढ़ाएँ, ये पढ़ाएँ। बट टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। बच्चे कम्प्लीटली एक्सटेंसिव रीडिंग में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वेरी इजी कॉम्प्रिहेंशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, दिस इज़ वेरी इजी। तो इसको आपने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके स्टेप्स, उसके बाद टाइप्स, और टाइप्स में आपने इसकी लाउड रीडिंग, साइलेंट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। एंड देन आई विल assign you comprehension and you will solve it. Till then, take care and Allah Hafiz.